सुप्रभात। कैसे हैं आप? आज हम करते हैं संस्कृत व्याकरण संधि। संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हमने अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में भी की थी। उम्मीद है आपको वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज हम यही टॉपिक अपने संस्कृत में भी करेंगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको चैप्टर रीड करना ही होगा। अगर आपने चैप्टर रीड नहीं किया तो आपको संधि नहीं समझ आएगी। और आपको हर एग्जाम्पल को करके देखो। जैसे आप मैथमेटिक्स में अपना हर क्वेश्चन, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हो, वैसे ही आप संधि में भी अपनी प्रॉब्लम को वन बाय वन एग्जाम्पल को आप सॉल्व करोगे तो आपके सारे एग्जाम्पल क्लियर होंगे। इस चीज के बारे में मैंने आपको हिंदी व्याकरण की कक्षा में संधि के अंतर्गत बताया था। आप अपना पुराना वीडियो ओपन करिए और उसमें एक बार संधि को दोबारा पढ़िए। आइए आज हम करते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। संधि मेल है दो वर्णों का। दो वर्णों के परस्पर आपस में मिल जाने को हम कहते हैं संधि। दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो संधि का मतलब होता है मेल, मिलाप करना। जैसे दो दलों के बीच में समझौता हो गया यानी संधि हो गई। दो देशों के बीच में संधि प्रस्ताव रखा गया है ना, उसका मिलन हो गया, तो ये संधि कहलाता है। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। वाक्यों के संक्षिप्त करने के लिए वक्ता इच्छा अनुसार संधि युक्त पदों का प्रयोग कर सकता है। संधि युक्त पदों को प्रयोग करने से आपका वाक्य सुंदर बन जाता है, अच्छा बन जाता है, स्पष्ट रहता है। अब संधि तीन प्रकार की होती है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये भी अपने हिंदी व्याकरण की कक्षा में पढ़ा था। स्वर संधि के 8 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाति संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में जब दोनों स्वर बिल्कुल पास आ जाते हैं तब वह स्वर संधि कहलाती है। यानी आपका पूर्व पद और आपका उत्तर पद दोनों स्वर होंगे तो वह स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। हमने पढ़ा था कि दीर्घ आदेश होता है आ, ई, उ, यानी आपका पूर्व पद का अंतिम पद दीर्घ हो, स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो। अगर ये दोनों स्वर हो जाते हैं तब उसे दीर्घ आदेश हो जाता है। देखिए, सूर्या अस्त, सूर्या का अंतिम वर्ण है अ। ये आपको कब समझ आएगा? जब आप वर्ण विच्छेद करोगे। वर्ण विच्छेद मैंने आपको अपनी पिछली कक्षाओं में बताया है। वर्णों को अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है और उन्हीं वर्णों को पास कर देना तो वह संधि युक्त पद या वर्ण विन्यास कहलाता है। ठीक है, सूर्यास्त, सूर्य को अगर सूर्य पूर्व पद है और अस्त उत्तर पद है और हमेशा संधि विग्रह वर्ण विच्छेद होता है पूर्व पद का, उत्तर पद का वर्ण विच्छेद नहीं होगा। पूर्व पद का अंतिम वर्ण है आ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण है अ। ये आ और ये अ जब मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा आ और हमारा पद बनेगा सूर्यास्त। ऐसे ही महाशय, महा प्लस आशय, महा में से आप वर्ण विच्छेद करिए तो आ आएगा आपके पास और आशय का आ, तो ये बनेगा हमारा पद महाशय। इसी तरह विद्यार्थी, हरि इच्छा, रजनीश, प्रतिज्ञा, देवेंद्र, गुरु उपदेश, वधुच, सिंधु उर्मी और वधोत्सव, ये इन्हीं के रूप बनेंगे। आप जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये नहीं समझ आएगा। अपनी नोटबुक उठाइए, एक एक शब्दों को उसको अंदर लिखिए और उसके बाद उसके पूर्व पद और उत्तर पद का विग्रह कीजिए। देन पूर्व पद का कीजिए वर्ण विच्छेद और उत्तर पद को एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद उनमें संधि को पता करिए।
आपको बहुत इजीली समझ आएगा बेटा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। उसके बाद गुण संधि। गुण संधि, गुण आदेश होता है ए, ओ और अर को, ठीक है। यदि पहले पद के अंत में अ या आ हो और उत्तर पद के पहले अक्षर में ई, उ, री और री हो तो उनके क्रम में ए, ओ, अर या अल हो जाता है। यदि पहले पद के अंत में अ या आ हो और उत्तर पद के अंत में ई, उ, री और री हो तो उन्हें ए, औ और अर हो जाता है। आइए देखते हैं। जैसे हमारा पूर्व पद है नरेंद्र। नरेंद्र, इसका वर्ण विग्रह करेंगे हम तो ये बनेगा नर प्लस इंद्र, ये अ और ये ई, ये अ और ये ई मिल गए तो ये बन गया ए, और ये ए की मात्रा स्वरों की मात्रा रूप में, स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये बनेगा हमारा शब्द नरेंद्र। इसी तरह से गणेश, रमेच्छा, महेश, चंद्रोदय, महोदय, जलोर्मी इत्यादि शब्द बने। नेक्स्ट है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वृद्धि आदेश हो जाता है, यानी वो बढ़ जाता है। यानी आपके पूर्व पद में, पूर्व पद के अंत में अ या आ है और उत्तर पद के पूर्व में ए या ऐ हो तो उसे ऐ आदेश हो जाता है। देखिए वृद्धि संधि में हमने भी उसकी परिभाषा पढ़ी कि अगर पूर्व पद के अंत में अ या आ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए या ऐ हो तो उसे हम आदेश करते हैं ऐ, ठीक है। हमारा वर्ड है तव और ए। तव का हम वर्ण विग्रह करेंगे तो हमारा अंतिम अक्षर आएगा अ और ए का प्रथम वर्ण ए होगा, ठीक है। अब ये अ और ये ए मिलके बनेंगे दीर्घ, तब हमारा शब्द बनेगा हमारे पास तवे। ऐसे ही सदैव, तथैव, मतैक्य और रमेश्वरम शब्दों का निर्माण हो जाएगा। बेटा आप नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी नोटबुक लीजिए, नोटबुक को में ये सारे शब्दों को सॉल्व करके देखिए, आपको संधि बहुत इजी लगने लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको रीड करके दिया और आपने रीड करके रख लिया, नहीं। आप जब तक इसको अपना प्रैक्टिकल वर्क अपने हाथ से नहीं करोगे नहीं समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यण संधि। यण संधि ई को य आदेश होता है, उ को व आदेश होता है, री को अर और री को लर आदेश हो जाता है। देखिए जहाँ पे अंतिम वर्ण में ई आएगा वहां य हो जाएगा, जहाँ उ आएगा वहां व बन जाएगा, जहाँ री आएगा यहाँ अर हो जाएगा, जहाँ री आएगा वहां ल बन जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इको या यद्यपि। यद्यपि अगर हम बनाते हैं तो यदि प्लस अपि, ठीक है। यदि का वर्ण विच्छेद करेंगे हम तो हमारे पास आएगा ई और अपि का अ। आइए देखते हैं। यदि प्लस अपि, क्लियर। ये ई और ये अ, जब ई और अ एक साथ आएंगे तो ये बन जाएगा य और हमारा शब्द बनेगा यद्यपि। चूंकि यह हलंत है और आगे उसके स्वर आया है तो ये बनेगा यद्यपि, द आया है ना तो ये बनेगा हमारे पास यद्यपि शब्द। डन। ऐसे ही आपका शब्द बनेगा लाकार, सरस्वत्या, ठीक है। अयादि संधि। अयादि संधि के अंतर्गत ए आई ओ औ यदि पहले हो और उसके बाद में यानी उत्तर पद में कोई भी स्वर हो तो ए को अय, ओ को आव और औ को आव आदेश हो जाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं हम। शयनम, ठीक है। शयनम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास बनता है शे प्लस अनम। डन। वर्ण विग्रह करेंगे तो हमारे पास आएगा ए और अ।
इस एक और अ साथ होंगे तो ये बनेगा अय और हमारा शब्द बन जाएगा शयन। इसी तरीके से हमारा शब्द पवन बनता है, गायन बनता है और भावुक बन जाता है। नेक्स्ट पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में ये होता है कि अगर आपका अंतिम अक्षर ए या ओ है और उसके बाद में सिर्फ अ आता है तो वहां पे अयाति संधि नहीं बन के हम पूर्व रूप संधि यानी उस पे अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए, बालो और अस्थि, ठीक है, बालो अस्थि। यहाँ पे हमने हमारी नियम के अनुसार होता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ हो, यानी इसका पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ है। ओ और अ मिल गई, तब यहाँ पे होनी तो अयादि संधि थी, लेकिन ये अपवाद है, इसलिए यहाँ पर अपवाद स्वरूप अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। अवग्रह का चिन्ह हम एस के तरीके से लिखते हैं। आप इंग्लिश अल्फाबेट में एस फॉर स्वान लिखते हैं, एस फॉर शिप लिखते हैं, है ना। तो पूर्व रूप का ये मार्क है, निशान है एस। देन पर रूप संधि। पर रूप संधि पूर्व रूप की जस्ट अपोजिट है। यदि पद के अंत में अकारांत हो और उससे पहले यानी पूर्व पद के अंत में ए या औ से शुरू होने वाली कोई भी वर्ण हो तो वहां पे ए या औ एज इट इज हो जाता है, वो अवग्रह का चिन्ह नहीं आएगा। जैसे प्रेष्यति, प्रेष्यति, प्र प्लस एष्यति बना हमारे पास, ठीक है। अब प्र में से इससे हम अ को निकाल देंगे और ये ए, तब ये बनेगा ए और यहाँ पे इसको दीर्घादेश होते ही हमारा शब्द बन जाएगा पेष्यति। ऐसे ही अवशोष्यति, ठीक है। प्रकृति भाव में हमारा कोई भी संधि नियम लागू नहीं होकर वहां पर अव्यय का प्रयुक्त होगा और हमारा वर्ड एज इट इज आएगा, इंद्र, उमेश, इस तरीके से, ठीक है। आइए अब हम संधि के कुछ नियमों को दोबारा से दोहरा लेते हैं। संधि करना न करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आपकी इच्छा है तो आप उसमें संधि करिए, नहीं तो आपका वह शब्द एज इट इज प्रयोग में लिया जा सकता है। जिन वर्णों में परिवर्तन या संधि करनी होती है उन्हीं में संधि करें, बाकी वे वर्णों में संधि की आवश्यकता नहीं रहती। वर्णों के परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दीर्घ संधि में 2 सजाते यानी एक ही समान एक जैसे वर्ण स्वरों से ही दीर्घादेश होता है। पदांत पदांत यानी पद के अंत में अ या आ आए और उसके बाद ए या अय हो तो वहां दोनों के स्थान पर अय आदेश हो जाता है। पदांत अ या आ के बाद इ या ई आए तो वहां ए आदेश हो जाएगा। पदांत अ या आ के बाद उ या ओ हो तो वहां ओ आदेश हो जाएगा। यानी पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के पूर्व में जो भी आपके पास वर्ण होता है उसकी संधि करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये वाली संधि है। पदांत ए या ऐ के बाद कोई स्वर हो तो ए को अय और ऐ को आय आदेश हो जाता है। कौन सी संधि में? अयादि संधि। संधि का नियम जहां लागू करना चाहिए, यदि वहां संधि नहीं हो तो वहां पे प्रकृति भाव संज्ञा दे दी जाती है, यानी उसके अंदर अव्यय को युक्त करके उस संधि को एज इट इज काम में ले लिया जाता है। 2 वर्णों के पास पास आने पर बिना परिवर्तन के जुड़ना ही संयोग कहलाता है। यानी 2 शब्द जब 2 वर्ण जब पास पास आ जाते हैं और अगर वो जुड़ गए हैं आपस में किसी भी परिवर्तन के बिना तो वो संयोग कहलाता है। अब आप इस संधि को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इसका एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक इस पूरे लेसन को रीड करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप मुझे कभी भी कॉल करिए, मैं आपको फोन पर संधि समझा दूँ, ठीक है। और
एक चीज, आप हिंदी व्याकरण मैंने आपको संधि करवाई है, आप वो वाले भी सारे लिंक शेयर करिए, उनको भी आप ओपन करिए और वहां से भी संधि को पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि संधि वही है, नियम वही है, सिर्फ एग्जाम्पल ही तो बदले हैं। ठीक है, करके देखिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे फोन करिए। ओके।